प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं और हमारा पाठ नंबर 2 चल रहा है। प्यारे बच्चों, आज हम व्यापार से साम्राज्य तक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें भी पढ़ेंगे हम नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज के बारे में। तो नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग कब से कब तक रही है? 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की और वारन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। प्यारे बच्चों, जब वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना तो उसके आते आते कंपनी जो है बंगाल, मुंबई और जो है मद्रास की सत्ता को हासिल कर चुकी थी और इसने जो है ब्रिटिश इलाके इस समय में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, अर्थात प्रशासन ने कुछ इकाइयाँ बना रखी थी और उन इकाइयों को क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी कहते थे। उस समय 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हरेक का शासन गवर्नर के पास होता था, अर्थात जो प्रेसिडेंसी होती थी उनका जो शासन था वो किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग और इसने कई प्रशासकीय सुधार किए, जैसे न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अर्थात जो वारन हेस्टिंग था उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र न्याय के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और 2 अदालतें स्थापित की हर जिले में, एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, अर्थात इनके जो मुखिया थे यूरोपीय दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए क्या करते थे? भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, अर्थात जो भारतीय मौलवी और पंडित लोग थे वे उनके लिए, किनके लिए? कलेक्टर के लिए कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, अर्थात जो फौजदारी अदालतें थी वो किसके अंडर में थी? काजी और मुफ्ती। लेकिन वे भी जो है कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे, अर्थात इनकी जो निगरानी करता था वो कलेक्टर ही करता था। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों का एक भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और NB हॉलैंड ने इस संकलन का अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी जो है एक संहिता तैयार कर ली गई। प्यारे बच्चों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, अर्थात कलेक्टर सबसे बड़ा होता था जैसा नाम से पता लगता है और उसका मुख्य काम था लगान इकट्ठा करना, पुलिस, न्याय अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। प्यारे बच्चों, अब आगे जो कंपनी की फौज थी, अंग्रेज जो है अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। अर्थात जो मुगल सेना थी वो घुड़सवार और पैदल थी और इनको जो है किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? तीरंदाजी और तलवारबाजी का। ब्रिटिश सेना में सिपाही मस्केट और मैचलोक से लैस होते थे।
दोनों के बीच मुख्य अंतर थे। जैसे मुगल सेना जो है प्रशिक्षित और पैदल सैनिकों वाली थी, कंपनी की जो अधिकतर थी वो पैदल थी। सवारों का दबदबा पैदल सैनिक कम मुगल फौज में, और इसमें सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक होते थे। ये जो है तीरंदाजी तलवारबाजी में निपुण होते थे, ये बंदूक चलाने में निपुण होते थे। पेशेवर प्रशिक्षित सेनानी आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। और यूरोपीय सैनिकों का जो अभ्यास, अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेनानी थे। प्यारे बच्चों, अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते थे। कहने का भाव ये है कि जो उनके नियम बने हुए थे जातीय धर्म के आधार पर, उनका भी कई बार उल्लंघन कर देते थे या उनको नज़रअंदाज कर देते थे। सिपाही किसी न किसी समुदाय के तो थे ही। अपने जीवन, अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, और ये 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। प्यारे बच्चों, व्यापार से साम्राज्य जो पाठ है, इसमें हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पर जो है व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशीय शक्ति बन गई थी। और 19वीं जो सदी आई थी, उसके आने तक तो केवल 3 हफ्तों में जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे देश में आने लगे थे। और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर सीधे सीधे जो है कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। प्यारे बच्चों, अब जो हम इसके अभ्यास को करेंगे, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है। प्रेसिडेंसी का अर्थ था कि जो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी उसमें, बंगाल, मद्रास और मुंबई। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2, वारन हेस्टिंग कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, और उसने कंपनी की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। प्रश्न नंबर 3, वारन हेस्टिंग ने जो है न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए? तो प्यारे बच्चों, उन्होंने न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। जैसे उन्होंने न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता था? तो प्यारे बच्चों, कलेक्टर का मुख्य कार्य लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, मुगल फौज और कंपनी की फौज में हमें 2 अंतर बताने। प्यारे बच्चों, मुगल फौज मुख्य रूप से सवार और पैदल सैनिकों से युक्त होती थी। कंपनी की फौज अधिकतर पैदल सेना वाली होती थी। तीरंदाजी व तलवारबाजी में निपुण होते थे, और कंपनी की फौज बंदूक चलाने में निपुण थी। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ये कह रहा है कि सोच करके लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो प्यारे बच्चों, इसका देखो, ये आप अपनी स्वेच्छा से भी जो आपके मन में लिख सकते हैं, किंतु जहाँ तक मुझे लगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इसलिए जहाँ पर जिसकी सत्ता होगी, लोग उसके अधीन ही कार्य करेंगे, चाहे वो सिपाही का हो या फिर कोई अन्य पद हो, क्योंकि हर व्यक्ति को कार्य की ज़रूरत होती है, और जो जिसमें निपुण होता है वो कार्य करता है, उसको जहाँ पर भी मिले। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने इसलिए वहाँ उसके अंडर में कार्य किया होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।